नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका HSSC ग्रुप डी की मध्यकालीन इतिहास की क्लास में। तो जैसा कि आपको बताइए, हमने प्राचीन इतिहास हम काफ़ी दिनों का कंप्लीट कर चुके, तो आज हम बढ़ जाएंगे अपने मध्यकालीन इतिहास की तरफ। तो ये कलर पीडीएफ बनाएगी आपके लिए। तो आप बताओ पहले एक बार कि कैसी लग रही है कलर पीडीएफ। अच्छी है ना? हाँ, तो अब हम इसी से करने वाले हैं सारे कुछ। इसी टाइप की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी, वहाँ से आप भी इसको ले सकते हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं, भारत पर अरब आक्रमण को देखने वाले हैं। किसको? भारत पर जो अरब अटैक हुए। तो पहले भारत पर अटैक, ये मध्यकालीन इतिहास में है। तो अगर हम अटैकों का क्रम देखते हैं, भारत पर जो विदेशी शक्तियों ने आक्रमण किया वो किस प्रकार हो जाएगा। पहले ईरानी आए, ठीक है, उसके बाद यूनानी आए, फिर हिंद यूनानी आए, फिर शक आए, फिर पहलव आए, फिर कुषाण आए, फिर हून आए। ये जो हमारे अटैक थे, ये कहाँ पर हुए? प्राचीन भारत में हो गए थे। कहाँ पर? प्राचीन भारत में ये हो गए थे, प्राचीन भारत में, ठीक है। तो उसके बाद मध्यकालीन भारत में क्या होता है? तो मध्यकालीन भारत का में पहले आता है कौन? शुरुआती आक्रमण के प्रयास सबसे पहले कौन आक्रमण करते हैं? तो अरब आक्रमण होते हैं मध्यकालीन भारत में, इंडिया पे। तो क्या होता है? तो अरब आक्रमण होते हैं। तो अरब आक्रमण का की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देख लेते हैं। शुरुआती अरब आक्रमण का प्रयास किसने किया था? सबसे पहले प्रयास किया था किसने? 711 एडी में किया था, ईस्वी में। किसने? अबेदुल्ला ने के नेतृत्व में हुआ था। तो किसने किया था सबसे पहले अटैक? तो अबेदुल्ला ने किया था, जो एक असफल आक्रमणकारी था। इसका आक्रमण सफल नहीं हो पाया। दूसरा अरब आक्रमण कब हुआ? तो 712 ईस्वी में हुआ। किसने? बुदैल ने किया था। ये भी एक असफल अरब आक्रमणकारी था। इसका भी आक्रमण क्या है? सफल नहीं हो पाया। उसके बाद क्या होता है? तो उसके बाद देखते हैं हम, थोड़ा सा स्लाइड को बड़ी करेंगे, ठीक है। उसके बाद तीसरा आक्रमण कौन करता है? तीसरा अटैक करता है इंडिया पर कौन? मोहम्मद बिन कासिम। कौन आता है? तो मोहम्मद बिन कासिम आता है 712 एडी में। मोहम्मद बिन कासिम जो एक सफल आक्रमणकारी होता है, ये प्रथम मुस्लिम अरब आक्रमणकारी होता है जिसने इंडिया यानी भारत पर सफलतापूर्वक अटैक किया था, ठीक है। यह इराक के शासक एक कौन था? तो इराक के शासक अल हज्जाज का सेनापति था। और किस रास्ते से आया था? तो ये खैबर दर्रे से आया था। कौन सा रूट लिया था इसने इंडिया आने के लिए? तो खैबर दर्रे से आया था। इसने सबसे पहले आक्रमण जो कहाँ पर किया था, वो सिंध के राजा दाहिर पर किया था, जो एक ब्राह्मण वंश से थे। कौन थे? राजा दाहिर के ऊपर इन्होंने आक्रमण किया था, ठीक है। तो वहां पे इसने अटैक कर दिया। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद इसने इनकी जो ये सिंध के राजा दाहिर थे, इनकी राजधानी क्या थी? राजधानी थी इनकी अरोरा। पुराना नाम क्या है अरोरा का? तो ब्राह्मणाबाद हो जाएगा। राजा दाहिर की जो दो पुत्रियां हैं, सूर्यमला और परिमला, जिनको क्या करता है ये मोहम्मद बिन कासिम, किडनैप वो बंदी बनाकर ले जाता है अलहजाज के पास। जहाँ का ये सेनापति था, ये उनके पास ले जाता है, अपने किंग के पास, अलहजाज के पास, ठीक है। सिंध क्षेत्र का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो देवल बंदरगाह था। देवल, फिर इसने कहा, राजा दाहिर को हराने के बाद देवल बंदरगाह पर अटैक किया, और इसके बाद इसने नीरम बौद्ध स्थल पर भी अटैक किया था, ठीक है। तो और क्या किया? तो जजिया कर जो है, जजिया टैक्स जो था, जजिया टैक्स, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर पहली बार गैर मुस्लिमों पर जजिया कर, जो जजिया कर था वो किसको देना पड़ता था? जो मुस्लिम नहीं थे उन लोगों को यह टैक्स देना पड़ता था, जजिया कर, ठीक है। तो ये किस किस को दिया? यह कर ब्राह्मणों, विधवाओं और विकलांगों पर नहीं लगाया गया था। इसने क्या किया कि इसने जजिया टैक्स तो लगाया, लेकिन वो किस किस पर नहीं लगाया? ये ब्राह्मणों पर नहीं लगाया, विधवाओं पर नहीं लगाया, और विकलांग लोगों पर इसने नहीं लगाया, ठीक। इसने सोने के सिक्के इसने क्या? सोने के सिक्के, मोहम्मद बिन कासिम ने सोने के सिक्के जारी किए, जिन्हें क्या कहा गया? दिरहम कहा जाता था, ठीक है। इन सब की जानकारी का स्रोत क्या हो जाएगा? इसके आक्रमण की संपूर्ण जानकारी अली अहमद द्वारा लिखित पुस्तक चचनामा में मिलती है, जो किस भाषा में हो जाएगी? अरबी भाषा में हो जाएगी। तो इसके मोहम्मद बिन कासिम के अटैक की सारी जानकारी किस में मिलती है? तो अली अहमद हो जाएंगे एक राइटर। उनकी एक पुस्तक हो जाएगी कौन सी? चचनामा। किस भाषा में लिखी गई है चचनामा? तो चचनामा अरबी भाषा में लिखी गई है। कौन सी लैंग्वेज में? अरबी लैंग्वेज में लिखी गई है, ठीक है। अब आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब इसके द्वारा अरब आक्रमण के उद्देश्य क्या थे?
तो अरब आक्रमण के उद्देश्य थे लूट करना, इस्लाम धर्म का प्रचार करना, ठीक है। अरब आक्रमण के प्रभाव क्या हुए? जैसे अरब आक्रमण हुआ हमारे पर तो उसके कुछ हमें प्रभाव भी मिले। वो लोग यहाँ पर आए, हमने उनसे कुछ सीखा भी। तो क्या क्या सीखा हमने? ऊँट पालना सीखा, मानचित्र कला सीखी हमने, ठीक है। मानसून का ज्ञान हमें प्राप्त हुआ अरब आक्रमण से। खजूर की खेती को हमने अरब आक्रमण से लिया। दशमलव पत्ती का ज्ञान हमें, दशमलव पत्ती का प्रसार भी किससे हुआ? तो ये भी अरब आक्रमण के कारण ही हुआ था। कौन से? अरब अटैक की वजह से, ठीक है। अब आ जाता है भारत पर आ जाते हैं तुर्क आक्रमण। तो भारत पर तुर्की आक्रमण कैसे हो जाएगा? यामनी वंश या गजनवी वंश, ये कौन थे? तुर्क थे, ठीक है। तो उसका यामनी वंश का संस्थापक कौन था? तो संस्थापक था अल्पतगीन। अल्पतगीन के बाद कौन आता है? सुबुक्तगीन आता है। और सुबुक्तगीन के बाद कौन थ्रोन पर बैठता है? तो मोहम्मद गजनवी हो जाएगा, जो वहाँ की गद्दी को संभालता है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं प्रथम तुर्की आक्रमणकारी कौन था। तो प्रथम तुर्की आक्रमणकारी था 1986 में सुबुक्तगीन द्वारा हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल के विरुद्ध किया गया था, जो क्या रहा? असफल रहा। तो सबसे पहले तुर्कों की तरफ से आक्रमण किसने किया? सुबुक्तगीन ने किया था 986 ईस्वी में। किसके? तो ये हिंदू राजा थे जयपाल के विरुद्ध, और जयपाल से इन्हें बुरी तरह से हारना पड़ा। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आता है महमूद गजनवी। कौन आ जाता है? महमूद गजनवी आता है उसके बाद, ठीक है। कौन आ जाता है? तो महमूद गजनवी आ जाता है। उपाधियां क्या थी इसकी? सुल्तान और गाजी की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था ये। तो पूछा जाएगा कि सुल्तान और गाजी की उपाधि धारण करने वाला कौन पहला शासक था? तो पहला शासक कौन था? तो भाई सुल्तान था। और वो सुल्तान कह रहा हूँ, सुल्तान और गाजी की महमूद गजनवी था। अन्य नाम क्या था इसका? तो मूर्ति भंजक था, ठीक है। बुत्सुकीन था, यामुन यमीन उद दौला था, यमीन उल बिला था। मूर्ति भंजक क्या? तो इसे इंडिया में क्या बोला जाता था? मूर्ति भंजक भी कहा जाता था, क्योंकि ये मूर्तियों को बहुत तोड़ता था, ठीक है। बुत्सुकीन कहा जाता था, यमीन उद दौला कहा जाता था। भारत पर पहला आक्रमण इसने कब किया था? तो 1000 एडी में इसने पहला आक्रमण किया, जिसका कोई नतीजा नहीं आया। इस युद्ध का जो था कोई नतीजा नहीं आया। तो महमूद गजनवी ने पहला सफल आक्रमण कब किया? तो 1001 एडी में किया। कहाँ पर? तो वह हिंद का युद्ध था। जो किसका युद्ध था? वह हिंद का युद्ध था। ये भी किसके खिलाफ हुआ? राजा जयपाल के विरुद्ध हुआ, और मोहम्मद गजनवी ने लड़ा था, ठीक है। किसने? मोहम्मद गजनवी ने। तो इसमें क्या हो जाता है? तो मोहम्मद गजनवी की इसमें जीत हो जाती है और राजा जयपाल हार जाते हैं। तो फिर उसके बाद क्या कहा? तो इसके बाद पता चलता है कि महमूद गजनवी जो था, इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। कितनी बार? 17 बार आक्रमण किया था। और ये सब की जानकारी ये किसने बताया इस बारे में कि 17 बार आक्रमण किया था? तो हेनरी इलियट हो जाएंगे एक इतिहासकार। उन्होंने इस चीज को बताया था कि मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। उन 17 आक्रमण में से कुछ जो इम्पोर्टेंट आक्रमण है वे हो जाएंगे, उन्हें देख लेंगे हम। तो इसने कब किया? 1005 एडी का मुल्तान का आक्रमण हो जाएगा, जो इसका एक सफल अभियान था। 1008 से 1010 नगरकोट एवं कन्नौज पर अटैक किया। वहां से क्या किया इसने? विशाल धन संपत्ति लूटी। कालिंजर अभियान किया इसने चंदेल शासक विद्याधर के खिलाफ। विद्याधर के कड़ा प्रतिरोध किया। विद्याधर ने इसका क्या किया था? इसका कड़ा प्रतिरोध किया था, इसी वजह से इनके साथ भी लड़ाई हुई इसकी। 1025 से 26 एडी में क्या है? सोमनाथ मंदिर। ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट अटैक हो जाएगा, सोमनाथ मंदिर का आक्रमण, ठीक है। तो सोमनाथ मंदिर में कब? 1025 में किया था। कब? 16वां आक्रमण था, सबसे प्रसिद्ध आक्रमण। इस समय गुजरात का शासक कौन थे? तो गुजरात के शासक भीम फर्स्ट थे। किससे? चालुक्य वंश से। किससे थे? तो भीम फर्स्ट थे और चालुक्य वंश के शासक थे। इसने अपना अंतिम आक्रमण जब ये लूट के जा रहा था सोमनाथ मंदिर को, तो क्या हुआ? रास्ते में ही खोकर थे। कौन थे? खोकरों ने। खोकरो जो एक वो हो जाएगी, एक जाति हो जाएगी जो इनको लूट लेती थी। जैसे इन्होंने यहाँ से सोमनाथ मंदिर लूटा, तो वो खोकरे जो थे इन्हें रास्ते में ही लूट लेते थे। तो 1027 में क्या अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध किया? इसने खोकरों के विरुद्ध किया, ठीक है। 1030 एडी में क्या हो गई? इसकी मृत्यु हो गई, गजनवी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। इसकी मृत्यु हो जाती है। फिर आगे आ जाते हैं हम महमूद गजनवी के समकालीन लेखक। जो महमूद गजनवी के साथ लेखक आए थे वो कौन कौन थे? तो फिरदौसी थे, जिसे क्या पूर्व का होमर कहा जाता था, ठीक है। प्रसिद्ध रचना कौन सी हो जाएगी? तो इनकी प्रसिद्ध रचना हो जाएगी शाहनामा, फारसी भाषा में लिखी गई है, जिसे क्या ईरान का महाकाव्य भी कहा जाता है,
ठीक है। फिरदौसी की कौन सी है? पूर्व। फिरदौसी को क्या बोला जाता है? पूर्व का होमर कहा जाता है। प्रसिद्ध रचना कौन सी हो जाएगी? शाहनामा फारसी भाषा में ईरान का महाकाव्य। और कौन हो जाएंगे? अलबरूनी हो जाएंगे। प्रसिद्ध किताबें कौन कौन सी हो जाएंगी? तो किताबुल हिंद हो जाएगी, तारीख हिंद हो जाएगी। ठीक है। पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम शासक था, कौन था? तो पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो अलबरूनी था। ठीक है। उत्बी कौन हो जाएगा? प्रसिद्ध पुस्तक कौन हो जाएगी? उत्बी की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी हो जाएगी? तो किताब उल यामुनी हो जाएगी। तो ये तीन महत्वपूर्ण लेखक थे जो इसके समय पर थे, ये इसके साथ आए थे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये पेज खाली छोड़ दिया। अब आ जाते हैं मोहम्मद गोरी पर। किस पर आ जाएंगे? तो मोहम्मद गोरी, जिसे को क्या बोला जाता है? शिहाबुद्दीन भी कहा जाता है। ठीक है। इसका जन्म कब हुआ था? तो 1149 में हुआ था। मृत्यु कब हो गई थी? इसके 1206 में हो गई थी। प्रारंभिक जीवन एवं भारत पर शुरुआती आक्रमण को इसके देखेंगे। 1173 में क्या हुआ? मोहम्मद गोरी जो था उसको 1173 में अपने भाई गयासुद्दीन से, क्या गयासुद्दीन से गोरा प्रदेश मिला। ठीक है। 1175 में क्या हो गया? प्रथम आक्रमण किया इसने भारत के मुल्तान पर। मुल्तान जो था, मुल्तान में करमाती जाति के विरुद्ध किया था इसने अपना पहला अटैक। 1178 में क्या किया इसने? दूसरा आक्रमण किया। कहाँ? पाटन गुजरात में। कहाँ पर किया था? तो पाटन गुजरात में किया था, जहां पर इसे भीम सेकंड या मूलराज सेकंड ने गोरी को बुरी तरह से हराया। ये जो भीम सेकंड और मूलराज सेकंड एक छोटे बच्चे थे, 2 साल के। तो इस युद्ध का नेतृत्व मूलराज सेकंड की मां नायिका देवी ने किया। बहुत बहादुर लेडीज थी ये नायिका देवी, जिन्होंने मोहम्मद गोरी को बहुत बुरी तरह से हरा दिया था। ठीक है। भीम सेकंड चालुक्य वंश के शासक थे। ठीक है। चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? मूलराज फर्स्ट थे। राजधानी क्या हो जाएगी चालुक्यों की? अनहिलवाड़ हो जाएगी। ठीक है। तो पूछा जाएगा कि भीम सेकंड से गोरी ने कब युद्ध लड़ा? तो 1178 में। युद्ध का नेतृत्व नायिका देवी ने किया। भीम सेकंड जो थे चालुक्य वंश के संस्थापक पूछ ले जाएंगे मूलराज फर्स्ट। और इनकी राजधानी पूछ ली जाएगी तो राजधानी अनहिलवाड़ हो जाएगी। ठीक है, अनहिलवाड़ हो जाएगी। आगे देख लेते हैं। 1179 1179 में कश्मीर और सिंध पर विजय प्राप्त करी गोरी ने। ठीक है। 1186 में पंजाब पर अधिकार कर लिया था। ये किसके कुछ इंपॉर्टेंट ही वे लिखे हुए हैं। ठीक है। और कौन से प्रमुख वो लड़े हैं इसने युद्ध? तो तराइन का ऐतिहासिक युद्ध हो जाएगा गोरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान के बीच। तराइन फेस्ट प्रथम तराइन युद्ध कब हुआ था? तो 1191 में हुआ था। इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, काफी बार एग्जामों में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। परिणाम क्या हुआ? पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई, गोरी बुरी तरह पराजित हुआ और भाग गया। ठीक है। तराइन का सेकंड युद्ध 1192 में हुआ। परिणाम क्या हुआ? मोहम्मद गोरी की जीत हुई। भारत में मुस्लिम सत्ता की नींव पड़ गई। तो पूछा जाता है भारत में मुस्लिम सत्ता की नींव किस युद्ध से पड़ी? तो तराइन के सेकंड युद्ध से पड़ गई थी। पृथ्वीराज चौहान, या इनको क्या और बोला जाता था? राय पिथौरा। पिता कौन थे इनके? सोमेश्वर सिंह चौहान थे। मित्र या दरबारी कवि कौन हो जाएंगे? चंद्रबड़ दाई हो जाएंगे, जिनकी पुस्तक क्या थी? पृथ्वीराज रासोथी। पृथ्वीराज रासोथी। तो क्या हुआ जब मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना के ले गया तो इनके मित्र ये चंद्रबड़ दाई भी इनके साथ ही चले गए थे। तो जिसके बाद इनके पुत्र जलहन ने इसे पूरा किया था। जो चंद्रबरदाई थी ये पूरी नहीं हो पाई थी बुक, और इस पुस्तक को पूरा किसने किया था? तो चंद्रबरदाई के पुत्र हो जाएंगे कौन? कलहन। कलहन ने इसको क्या किया था? कंप्लीट किया था। सेनापति कौन हो जाएंगे? सेना की कमान किसके हाथ में थी? जो पृथ्वीराज चौहान थे उनकी सेना की कमान किस किसने संभाल रखी थी? तो कौन हो जाएंगे? गोविंद राय हो जाएंगे, खड़गे राय हो जाएंगे, बादमशाह रावल के हाथों में थी। ये 3 लोग थे जिनके हाथों में क्या थी? जिनके हाथों में पृथ्वीराज चौहान की सेना की कमान थी। विशेष तथ्य लिखे हुए हैं कुछ। पृथ्वीराज के सिक्कों पर श्री मोहम्मद समा लिखा भी पाया गया है। जो इतिहासकार हैं और उन्हें पृथ्वीराज चौहान के सिक्के मिले हैं, उन कुछ सिक्कों पर पृथ्वीराज चौहान के कुछ सिक्कों पर श्री मोहम्मद समा भी लिखा पाया गया है। दिल्ली की स्थापना, जो दिल्ली है उसे अनंगपाल सेकंड ने बसाया था, जिसका पहला नाम क्या था? तिलकपुरी। ठीक है, तिलकपुरी को बसाया था। अब आ जाएंगे जो ये मोहम्मद गोरी था, तो मोहम्मद गोरी को ये जो हो जाएंगे ना जयचंद, जयचंद गहड़वाल वंश के शासक जो थे, इन्हीं ने ही मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ आमंत्रित किया था कि आप आइए इनसे युद्ध लड़िए। फिर क्या हुआ?
जैसे ही पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया मोहम्मद गोरी ने, फिर क्या किया, 1194 में चंदावर का युद्ध होता है। इसी ने बुलाया था और मोहम्मद गोरी ने फिर इसी के खिलाफ लड़ाई कर दी। गहड़वाल वंश का शासक था और मोहम्मद गोरी की यहाँ पर क्या हो गई, जीत हो गई। ठीक है, तो जीत होने के बाद क्या होता है, जीत होने के बाद सूफीवाद का आगमन हो जाता है। किसका, सूफीवाद का आगमन। तो सूफीवाद के लिए कौन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती तराइन के दूसरे युद्ध में गोरी के साथ भारत आए थे। कौन हो जाएंगे, मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनकी दरगाह कहाँ पर हो जाएगी, अजमेर में हो जाएगी। तो ये भारत में सूफीवाद के प्रवर्तक थे। किसके, भारत में सूफीवाद के प्रवर्तक थे। इनका केंद्र क्या था, अजमेर था, जहाँ इनकी प्रसिद्ध दरगाह स्थित है। कहाँ हो जाएगी इनकी प्रसिद्ध दरगाह, ये अजमेर में हो जाएगी। ठीक है, इक्ता प्रथा, गौरी ने उत्तर भारत में इक्ता प्रथा की शुरुआत की थी। तो इक्ता प्रथा की शुरुआत किसने की थी, भारत, इक्ता प्रथा की शुरुआत गौरी ने उत्तर भारत में की थी। ठीक है, ठीक, इसे विशेष सिक्के, चंदावर युद्ध के बाद गौरी ने देवी लक्ष्मी व नंदी के आकृति वाले सिक्के चलाए थे। तो किस किस के सिक्के चलाए थे, चंदावर युद्ध के बाद गौरी ने देवी लक्ष्मी एवं नंदी की आकृति वाले सिक्के चलाए थे। ठीक है, 1202 से 1203, 1202 से 1203 में क्या किया, इनने कालिंजर अभियान किया मोहम्मद गोरी ने। किसके, चंदेल शासक के खिलाफ, जिनको क्या, परमादित्य देव भी कहा जाता था। ठीक, चंदेल शासक थे कौन, परमादित्य देव, जिनको हराया किसने, मोहम्मद गोरी ने। किसकी जीत हुई, मोहम्मद गोरी ने। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक इसमें गोरी का सहायक था। किसका सहायक था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक इसमें गोरी का सहायक था। परमादित्य देव के प्रसिद्ध सेनापति कौन थे, तो आला और उदल थे। कौन थे, आला उदल, बहुत ब्रेव सेनापति थे ये। ठीक है, परमादित्य देव प्रसिद्ध सेनापति थे। अब इनके देख लेते हैं। मृत्यु, मृत्यु गुलाम दास एवं विश्वविद्यालय विध्वंस। गोरी की मृत्यु कब हो गई थी, तो 1206 में हो गई थी। कहाँ, दमियक पाकिस्तान में। किसने मार दिया था इसे, अली मर्दान ने मार दिया था। ठीक है, अली मर्दान द्वारा इसकी हत्या कर दी गई थी। ठीक, किसके द्वारा कर दी गई थी, अली मर्दान द्वारा हत्या कर दी गई थी। गोरी के 4 प्रमुख गवर्नर कौन कौन हो जाएंगे, गोरी के 4 प्रमुख गवर्नर, तो यलदोज हो जाएगा, जो गजनी ऐबक का ससुर था। ठीक है, कुवाचा हो जाएगा, जिसे सिंध या मुल्तान, काबुल, कंधार मिले थे। तो ये यलदौज जो था, ये यलदौज हो जाएगा मुल्तान, काबुल और कंधार का। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या हो जाएगा, लाहौर एवं दिल्ली का हो जाएगा। गो गौरी का मुख्य उत्तराधिकारी हो जाएगा, किसका हो जाएगा, गौरी का मुख्य उत्तराधिकारी हो जाएगा। जो कुतुबुद्दीन इसमें क्या हुआ, कुवाचा को जो था, कुवाचा को सिंध क्षेत्र दे दिया गया, मुल्तान, काबुल और कंधार। कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या क्या दे दिया गया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को मिला लाहौर, मिला दिल्ली, लाहौर एवं दिल्ली मिला। गौरी ये क्या था, तो इसको क्या बोला जाता है, गौरी का मुख्य उत्तराधिकारी बोला जाता है। ठीक है, बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी को क्या मिला, तो बख्तियार खिलजी को बंगाल और बिहार मिल गया था। अब इसके समय कोई विद्वान कौन कौन हो जाएंगे, तो विद्वान थे, विद्वान गौरी के समय के प्रमुख विद्वान कौन हो जाएंगे, फरुखुद्दीन राजी हो जाएगा और निजाम उरूजी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, गौरी के समय के प्रमुख फरुखुद्दीन राजी और निजाम उरूजी हो जाएंगे। बख्तियार खिलजी द्वारा नष्ट किए गए प्रमुख विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने विध्वंस किया था, उसका, बिहार का जो है, उसका भी बख्तियार खिलजी ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बंगाल को किसने नष्ट किया था, वो भी बख्तियार खिलजी ने। औदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार, जो किसने नष्ट किए थे, ये बख्तियार खिलजी ने नष्ट किए थे। बख्तियार खिलजी पूर्व में मोहम्मद गोरी का सेनापति था, बाद में ऐबक का सेनापति बन गया था। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम कर रहे होंगे दिल्ली सल्तनत को। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।